हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेस्ट नॉलेज। टुडे इज माय टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर की। ये हमारा सेकंड पार्ट है। जो हमारे लॉन्ग क्वेश्चन रह चुके थे उसके बाद जो हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन की, जो वो है डिफाइन डेक्यूबेट अल्सर एंड प्रेशर सोर्स। क्या होता है डिफाइन डेक्यूबेट अल्सर प्रेशर सोर्स, व्हाट आर द कॉमन साइट ऑफ डेवलपिंग प्रेशर सोर्स एंड राइट द साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं इसके, इसे आप कैसे, ये कैसे कोज होता है और प्रिवेंशन कैसे करेंगे। इसमें है डिफाइन डेक्यूबेट अल्सर। क्या होता है, हम इसको बोलते हैं दबाव, यानी कि बेड सोर को दबाव अल्सर या डेक्यूबेट्स अल्सर भी कहा जाता है। ये क्या होता है, स्किन पर अगर आप कहीं पर जैसे लगातार बैठ जाते हैं, वहां पर क्या होता है, दबाव पड़ जाता है, हमारे टिश्यूज जो हमारी स्किन को क्या होता है, नुकसान पहुंचता है। तो उस त्वचा पर क्या होता है, छिल जाना या जख्म हो जाना, उसे हम बोलते हैं बेड सोर। बेड सोर ज्यादातर जो है हमारी बॉडी के जॉइंट वाले हिस्सों में होता है, जैसे एडी है हमारी, या टकने है, कोलू है, टेलबोन, रीढ़ की हड्डी का सबसे निचला जो हिस्सा होता है वहां पर होता है। जो लोग लगातार बेड से सिटिंग करते हैं, सॉरी, जो लोग लगातार जो है सिटिंग करते हैं उनको लिए ये प्रॉब्लम बहुत ही जल्दी होती है। जो लोग अक्सर जैसे ऑफिस में काम करते हैं, लगातार वो बैठे रहते हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ी ये प्रॉब्लम होती है, उन्हें ये बहुत जल्दी जो है दिक्कत शुरू हो जाती है। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। जो बेड सोर होता है वो दबाव के कारण ही होता है। क्लियर, ये आपको लिखने हैं पॉइंट इनके कॉमन साइड में जो जो आ रहे हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, इसके बाद आपको ये पॉइंट भी लिखना, पॉइंट पोजीशन और साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं। इसमें साइन एंड सिम्टम्स क्या है और इसमें कैसे पता चलेगा आपको ये प्रॉब्लम हुई है, ये कैसे होता है। इसमें क्या होता है, जो आपकी स्किन है, स्किन का जो कलर है, उसका बनावट होता है, वो क्या होता है, चेंज हो जाता है। और इसमें क्या होता है कि सूजन भी आ जाती है, इसमें पस भी पड़ता है, यानी कि पानी भी आना शुरू हो जाता है। स्किन पर कोई ऐसा एरिया जो एरिया से ज्यादा ठंडा या गर्म हो, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जो हमारे जॉइंट होते हैं उसके आसपास जो एरिया होते हैं वहां पर बेड सोर की जो डीपली जो क्या होता है, इसमें उस पर ज्यादातर वो रेड कलर के दाने हो जाते हैं। वो हमारे क्या करते हैं, स्किन और टिश्यूज में हो क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। और मांसपेशियों और बोन में भी क्या करता है, ये नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, ये बेड सोर हो कहाँ कैसे ये होता है और किस जगह पर होता है, ये टेल बोन में होता है। और ये हमारी जो बोन है, हमारी रीढ़ की हड्डी, और इसमें क्या होता है, वर्टेब्रा होती है, जो हमारी क्या होते हैं, उससे श्रेणी से जुड़ी हुई होती है। और ये क्या होता है, जो हमारे शोल्डर है, शोल्डर की जो बोन होती है, रीढ़ की हड्डी, हाथों और पैरों का जो निचला यानी कि पिछला जो हिस्सा है, जिसके सहारे हम क्या करते हैं, कुर्सी पर बैठते हैं, ठीक है, वहां पर भी पेन होता है। और इसमें क्या होता है, जो हमारा हेड है, हेड के पीछे या किनारे में, वहां पर क्या होता है, पेन होता है। जो हमारे शोल्डर की हड्डियों में पेन होता है, ठीक है। तो और क्या होता है, जो हमारे कोलू है, रीढ़ की हड्डी है, या टेलबोन पर, या टखनों पर, या फिर एड़ी, घुटनों की पिछली त्वचा पर होता है। क्लियर, ये तो है हमारे साइन एंड सिम्टम जो जिससे आपको पता चलेगा। इसके बाद आते हैं कोजेस क्या होते हैं। इसमें क्या होता है, प्रेशर यानी कि दबाव पड़ना। इसमें क्या होता है, जैसे बॉडी के किसी भी हिस्से पर लगातार उस पर दबाव पड़ रहा है, हमारा जो ब्लड है उसके बहाव को भी क्या करता है, यानी कि कम कर देता है। ठीक है, जिससे जो हमारे टिश्यू है ऑक्सीजन और उन्हें क्या है, न्यूट्रिशन तक पहुंचने के लिए, पोषक तत्व तक पहुंचाने के लिए जो ब्लड है उसका जो बहाव है बहुत ही जरूरी होता है। क्लियर, इसमें क्या होता है, इन पोषक तत्वों के अभाव से जो टिश्यू को क्या करता है, नुकसान पहुंचाते हैं और उन्हें खत्म होने का भी ज्यादा क्या होता है, इसमें डेंजर्स यानी कि खतरा बना रहता है। ठीक है, इस तरह का दबाव अक्सर उन लोगों को होता है जो लोगों के शरीर पर बनता है, जो कि जिनका वेट ज्यादा होता है, या फिर वो क्या करते हैं, वो जैसे सिटिंग करते हैं, ज्यादातर चेयर पे बैठे रहते हैं, तब भी ये क्या होता है, तब भी प्रेशर पड़ता है, तभी बेड सोर हो सकता है। तभी इसमें क्या करना है आपको, जब भी आप चेयर पे बैठे तो आपको जो है साइड लेते रहना चाहिए। इसके बाद है फ्रिक्शन यानी कि रगड़ लगना। आपने जैसे कोई जैसे हम विंटर है इस वक्त, तो हम क्या करते हैं, ऐसे मोटे कपड़े पहन लेते हैं, तो हम इतने भारी भारी कपड़े पहन लेते हैं जिसमें हमें क्या होता है, जब हम सोते हैं तो हमारी जो कोनी होती है हाथ की, उस पर क्या होता है, प्रेशर पड़ता है, तो हमारी वो क्या होती है, छिल जाती है। कई बार आपने देखा होगा, जिस पर हम प्रेशर डालते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, हम बेड शोर बोलते हैं, यानी कि रगड़ लगना। तो वो चीज क्या होती है, घिस जाती है और वहां पे बेड सोर हो जाता है, और त्वचा जो हमारी वो सॉफ्ट हो जाती है और कमजोर हो जाती है, जिससे क्या होता है, इसमें जो हमारे स्किन का जो है डैमेज होने का भी डर रहता है। और क्या होता है, इसमें जो स्किन है उसका भी छिल जाता है। ठीक है, इन चीजों में क्या होता है, अगर जिन लोगों को ये ज्यादा प्रॉब्लम होती है उनको क्या है, चलते फिरते रहना चाहिए थोड़ा सा। उसे जब भी कहीं बैठते हैं उसे थोड़ी देर बैठना चाहिए, उसके बाद उठ जाना चाहिए। ठीक है, ये तो इनके पॉइंट है जो आपको करना है। ये किसी और चीज से भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि आप एक ही जगह बैठे हो तो भी हो सकता है, ये किसी भी टाइप से भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन इस चीज का ध्यान रखना, अपनी बॉडी को कहीं भी दबाव ना डालें। तो इतना ही इसमें होता है। इसके बाद आता है
इसके बाद आता है प्रिवेंशन, यानी कि अभी मैंने जैसे आपको बताया जो लोग लगातार जैसे सिटिंग करते हैं उनको ज़्यादातर नहीं बैठना चाहिए, ये प्रिवेंशन में आता है। आपको इस टाइप का मैटर लेना चाहिए, जब आप स्लीप करें तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, आपके दबाव ना पड़े। जब भी आप सोते हैं तो आपको हर 15 मिनट के बाद अपनी साइड को ले लेना चाहिए। अगर आप गहरी नींद में भी हैं तो आपको घंटे में या आधे घंटे में अपनी साइड को ले लेना चाहिए, क्योंकि उस पर क्या होता है, दबाव पड़ जाता है। आपको ऐसे पिलो का जो है मतलब चूज करना चाहिए जो आपके जो है हेड को दबाव ना डाले। आपको इस टाइप का जो है आपको चयन करना है। और सेकंड, जब भी आप बेडशीट जो है आप बेड पर डालते हैं तो आपको इस टाइप की सॉफ्ट वाली लेनी चाहिए, जिससे आपको जो है रगड़ ना लगे, बैठने में भी कोई प्रॉब्लम ना आए। और सेकंड, इसमें जब आप कुर्सी यानी कि चेयर या बिस्तर पर बैठे हो तो अपनी बॉडी की जो पोजीशन को समय समय पर क्या करना चाहिए, बदलते रहना चाहिए, ठीक है। और अपने वजन को भी ठीक रखना चाहिए। अगर आप व्हील चेयर का यूज करते हैं तो हर 15 मिनट के बाद उसको जो है आपके जहां आप बैठे हैं उसको चेंज कर लेना चाहिए थोड़ी देर के बाद, ताकि उस पर कोई दबाव ना पड़े। तो बदलते रहेंगे, आपकी बॉडी पर भी कोई इस पर दबाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। जैसे आप बैठते हैं आपकी बॉडी का जो ऊपर का हिस्सा होता है वो ज्यादा हैवी होता है, तो व्हील चेयर जो अब पुशअप अपने हाथों के थ्रू जब अपनी बॉडी को चेयर की सीट से उठने की कोशिश करता है तो वहां पर क्या होता है, दबाव पड़ता है। तो इस चीज का ध्यान रखना है, क्लियर। और इसमें आपको करना है ऐसे तकिए और गद्दों का यूज करना चाहिए आपकी बॉडी पर जो दबाव ना पड़े और दबाव बहुत कम पड़े। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, अपनी बॉडी को सही पोजीशन में रखने की जो है हेल्प करनी चाहिए। डोरनेट तकियों का इस यूज ना करें, क्योंकि वह आपकी जो टिश्यू पर क्या करता है, दबाव डालता है। अगर आपका जो है जो बिस्तर है ऊंचा हो सकता है तो अपने सिर रखने वाले हिस्से की को क्या करना है, 30 डिग्री पर रखना है। इससे क्या होगा, आपको जो है रगड़ से भी बचाव होगा, क्लियर। आपको थोड़ा इस चीज का ध्यान ध्यान रखना है। ये जो प्रिवेंशन है आपको कैसे कैसे करना है पूरा, आपको जो इस चीज का ध्यान रखना है, आप जो है खुद भी अपने तरफ से लिख सकते हैं, क्लियर। ये तो इसके प्रिवेंशन है। इसके बाद जो नेक्स्ट है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जो राइट द ट्रीटमेंट ऑफ बेड सो, क्या है इसकी ट्रीटमेंट, क्या कैसे करना चाहिए। अब ये पूरा इन्होंने बता रखा है, आप कैसे लिखेंगे इसमें वो मैं आपको बता देती हूँ। आपको इसमें क्या करना है, इसमें क्या कैसे करना है, आपको क्या करना है, बेड सोर की जो इलाज के लिए आपको सबसे पहले दबाव और रगड़न के कारण को ठीक किया जाना चाहिए, ठीक है। ऐसे तरीकों से आप क्या है बचाव भी कर सकते हैं। बॉडी की पोजीशन को क्या करना, आपको बदलते रहना चाहिए, किसी भी सहारे का यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। और इसमें क्या है, आपको सफाई रखनी चाहिए, पट्टी लगाना चाहिए, इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको बेड सोर है तो अपनी बॉडी की पोजीशन को समय समय पर क्या करना, आपको बदलते रहना चाहिए। आप कितनी बार अपनी पोजीशन बदलते हैं ये है अपनी जो है आपको याद रखना है। जिस जगह पर आप हैं उसकी जो मतलब जगह है उसको देखना चाहिए, किस जगह पर आप बैठे हैं। अगर आप व्हील चेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो अपने वजन को हर 15 मिनट के बाद उसे शिफ्ट करने की कोशिश करना चाहिए। अगर आप बिस्तर पर है तो क्या करना, आपको 2 आवर्स के बाद अपनी पोजीशन को बदलते रहना चाहिए। बैठते या लेटते समय किसी भी गद्दे या तकिए का इस्तेमाल करें। और आपकी ये क्या करते हैं, जो वीकनेस हो जाती है त्वचा की यानी कि स्किन को रगड़ने से भी क्या करते हैं, आपको बचाते हैं अगर आप किसी भी सहारे का इस्तेमाल करते हैं तो। और इसमें क्या होता है, आपको अपने बेड सोर का कितना ख्याल रखना चाहिए यह अपनी जो है इस चीज़ पर डिपेंड करता है। इसमें क्या करना चाहिए, आपको सफाई रखनी चाहिए। अगर आपका जो हिस्सा है वो फटा हुआ है या फिर हल्के से क्लींजर से आपको क्या करना है, धोकर साफ करना चाहिए, हल्के हाथों से सुखाना चाहिए। खुले हुए घावों को पट्टी बदलते समय यानी कि आपको क्या करना है, हर बार उसमें नमक के पानी से साफ करना चाहिए। और इसमें क्या होता है, जो घाव हो जाता है उस पर लगी पट्टी से उसे क्या करते हैं, नम बना देती है। वहां पर क्या होता है, हल्का सा लगातार जहां हम पट्टी पहनते हैं वहां पर क्या होता है, वो सॉफ्ट हो जाती है। तो उस घाव को जल्दी भरने में क्या करता है, ये मदद करता है। और जो इन्फेक्शन होता है उसे भी क्या करता है, ये प्रिवेंशन करता है। जो आसपास के जो त्वचा को क्या करता है, ये सूखा कर देता है, ठीक है। ये आपको इसमें लिखने हैं। इसके बाद आता है डिफाइन फिजिकल एग्जामिनेशन, कैसे करेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन। व्हाट आर द पर्पज ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन, एक्सप्लेन द टेक्निक्स ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन। ये आपको डिफाइन करना है। ये फिजिकल एग्जामिनेशन का जो है डेफिनेशन लिखना है। इसके बाद आता है, इसके बाद जो पर्पस है आपको पर्पस लिखना है। अंडरस्टैंड फिजिकल एंड मेटल विद वेल बींग ऑफ द पेशेंट, ठीक है। 2 डेकेट्स एंड डिजीज इन अर्ली स्टेज, आपकी पूरे इसमें लिखना है। इसके बाद आता है टेक्निक्स ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन,
ये आपको पूरे के पूरे लिखना, पाल्पिलेशंस एंड इंस्पेक्टेशंस, ये पूरे पॉइंट्स आपको लिखने हैं। इसके जो पॉइंट है ये 4 पॉइंट हैं, आपको ये लिखना है। अगर आपको बुक में इसके जो मिल जाते हैं पॉइंट तो आप और भी इसमें बढ़ाकर लिख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राइट द आर्टिकल्स यूज्ड इन फिजिकल एग्जामिनेशन, व्हाट आर द यू नर्सिंग रोल्स इन फिजिकल एग्जामिनेशन। क्या नर्सिंग के रोल्स होते हैं, वो कैसे कैसे करेगी। इसमें आपको क्या टीपीआर जो एक ट्रे होती है, टंग प्रेशर रखना है, इसके बाद टेप मेजर रखना है, फ्लैश लाइट रखनी है, ग्लव्स रखने हैं, ठीक है, सोल्ट एंड टी रखना है। तो इस चीज का ध्यान रखना है। स्टर्ल करना है कॉटन स्वैप को, स्टर्ल स्वाइपमैन स्टर्ल स्पाइसमैन बोतल रखना है, ठीक है। इसमें प्रोटोस्कोप रखना है, इस चीज का ध्यान रखना है। उसके बाद जो नर्स के जो रोल होते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन में वो क्या होते हैं, होता है प्रिपरेशन आता है। इसके बाद जो पेशेंट का है, इसमें जो पेशेंट अगर सिटिंग कर रहा है लगातार, उसे क्या करना है आपको, अगर ज़्यादा बीमार है तो आप उसे बिठा कर क्या करते हैं, आप उसे फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं। मेडिकल एग्जामिनेशन नर्स शुड एक्सप्लेन ऑल पर्पज ऑफ प्रोसीजर टू रिड्यूस द फियर एंड एग्जाइटी ऑफ द पेशेंट, ठीक है। इनके पॉइंट्स है। इसके बाद नेक्स्ट आता है प्रिपरेशन ऑफ इन्वायरमेंट एंड इसमें आपको प्रिपरेशन ऑफ इक्विपमेंट ये लिखने हैं दोनों पॉइंट। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि डिफाइन फीवर, टेम्परेचर में हाइपरपेक्सिया एंड व्हाट आर द कॉजेस, साइन एंड सिम्टम्स, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फीवर, एक्सप्लेन द नर्सिंग केयर ऑफ फॉर पेशेंट विद फीवर हाइपरपेक्सिया, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो फीवर होता है वो कैसे होता है, वायरस या बैक्टीरिया या किसी भी सूक्ष्म जीव जो हमारी बॉडी के अंदर जब एंटर करते हैं तो वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जाकर क्या करते हैं, फीवर कर देते हैं, जो उन्हें बॉडी के अंदर किसी भी बड़ी समस्या का कारण बनी रहती है। ऐसे में क्या हो सकता है, उन्हें फीवर हो जाता है, वो क्या है, उन्हें वीकनेस हो जाती है, तो उन्हें बहुत ही बड़ी क्या होती है, प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। क्लियर। इसमें है जो आपको कैसे कैसे करना है, क्या क्या करना है, इनके ये पूरे नेम है जो आपको लिखना है। इसमें क्या होता है, आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, जिसमें आपको ये पता चलता है आपकी बॉडी में जो आपको थकावट फील हो रही है, आपको ये लग रहा है कि जैसे आप कोई काम नहीं कर पा रहे हैं और आपको जो है थोड़ी सी आलस आती है, तो आपको थोड़ा थोड़ा सा क्या होता है, फीवर होना शुरू हो जाती है। ये कैसे होता है, ये किसी वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरिया फंगल पैरासाइट के थ्रू भी हो जाता है, ठीक है। तो आपको इसमें क्या, ये कोजेज जल्दी होता है, जैसे किसी एलर्जी के कारण भी हो जाता है, हार्ट डिजीज के कारण भी हो जाता है, इंजरी या इन्फ्लामेशन, ब्लड, ठीक है। इसमें क्या होता है, ब्लड प्रेशर, लिक्योमा, और इसमें फिजिकल एजेंट हीट स्ट्रोक के कारण भी हो जाता है। और इसमें और क्या होता है, इसमें इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। इसमें आपको ज़्यादा ठंड लगती है, इसके अंदर आपको जो ज़्यादा कंपी लगती है, भूख जो है आपकी ख़त्म हो जाती है, आपको इसमें जो है पसीना आता है, आपको ज़्यादा सुस्ती हो जाती है, यानी कि आलस हो जाती है, थकावट हो जाती है, आप डिप्रेशन में हो जाते हैं, आपको जो प्यास है वो जो है आपको ज़्यादा लगती है, ठीक है। इस टाइप के आपको जो है इसमें जो है सिम्टम्स नज़र आते हैं। और ये इसके टाइप्स हैं फीवर के, किस किस टाइप का जो फीवर होता है वो आपको इसमें लिखना है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है, इसके बाद जो नेक्स्ट है ये पॉइंट भी आपको लिखना है। इसमें क्या, इसमें जो इन्फेक्शन होता है, फ्लू होता है, चिकन पॉक्स या अन्य, और इसमें क्या है, निमोनिया हो जाता है, कुछ ऐसी मेडिसिन या साइड इफेक्ट हो सकता है जिससे बुखार हो जाता है, या फिर आपको क्या, सन की इसमें रोशनी या सन बन के त्वचा पर भी ज़्यादा इफेक्ट हो जाता है, और इसमें गर्मी का जो है उस वो भी ज़्यादा आपको भास होता है। क्लियर। और इसमें क्या होता है, और है नर्सिंग केयर के अंदर ज़्यादा आपको जितना हो सके पानी पीना है, ताकि जो अंदर इन्फेक्शन भी हुआ है वो यूरिन के थ्रू बाहर आ जाए। और इसमें अगर ज़्यादा फीवर हो जाता है, माइंड पे चढ़ जाता है, तो आपको क्या करना है, एक पट्टी लेनी है जो माथे पर रखनी है, जिससे आपका फीवर जो डाउन हो जाता है। और इसमें आपको क्या करना है, ज़्यादा आपको स्पॉन्ज करना है, और ज़्यादा जो है ठंडा पानी नहीं लेना है, ठीक ठीक पानी लेना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और खाने पीने का भी आपको इसमें ध्यान रखना है कि क्या क्या खाना है, जो आपको पसंद हो वही खाना है, हल्का ही खाना है फीवर में। इसके बाद ये पॉइंट भी इन्हीं के अंदर ही काउंट होते हैं, तो ये आपको टेम्परेचर तक कंप्लीट करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट डू यू मीन बाय पल्स, राइट द साइट ऑफ टेकिंग पल्स एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पल्स, व्हाट आर फैक्टर अफेक्टिंग पल्स रेट। पल्स रेट जो है वो क्या होती है, इसमें क्या होता है कि पल्स रेट का मतलब होता है 1 मिनट में कितनी बार आपका दिल धड़कता है, या उसका जो हार्ट का जो दर होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, पल्स रेट बोला जाता है। इसमें क्या होता है कि पल्स रेट को हार्ट की दर भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है 1 मिनट में कितनी बार जो है आपका हार्ट धड़कता है। यह दर हर व्यक्ति में जो है डिफरेंट होती है, और आराम करते समय पल्स रेट जो है कम होता है, और एक्सरसाइज करने पर यह क्या होता है, बढ़ जाता है, क्योंकि एक्सरसाइज करते समय आपकी बॉडी को ऑक्सीजन वाले जो उसमें ब्लड की क्या होती है, जरूरत होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें आपको क्या करना है, अपने एक हाथ की पहली
दूसरी और तीसरी उंगली आपको क्या करना, उसको दूसरे हाथ की कलाई के अंदर वाले भाग क्या करना, आपको अंगूठे के साथ प्रेस करना है। आप इन उंगलियों को अपने जो है गले की तरफ भी रख सकते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, अपनी उंगलियों को धीरे धीरे दबाएं और अपनी जो पल्स है उसे महसूस करें, और पल्स को महसूस करने के लिए आपको अपनी उंगलियों को ऊपर या नीचे या आगे या पीछे भी करने पड़ सकते हैं। और ठीक है, इसमें क्या होता है, मिनट की सुई वाली 1 सेकंड को क्या करना आपको, इसमें मिनट की सुई वाली घड़ी को देखें और 10 सेकंड तक अपनी जो है पल्स को गिने, और फिर उस संख्या को 6 से क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई कर देना है। इससे आपको पता चल जाएगा कि 1 मिनट में आपकी जो पल्स है कितनी बार जो है धड़क रही है, ठीक है। ये आपको जो है इनके पॉइंट्स लिखने हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है, ये पूरे के पूरे पॉइंट आपको इसमें जो है इसमें लिखना है। इसमें जो फैक्टर फैक्टिंग पल्स रेट है ये भी आपको लिखना है, ठीक है। इसकी एज, सेक्स एंड फिजिक एंड एक्सरसाइज, फूड, इमोशंस, एप्लीकेशंस ऑफ हीट, पेन एंड इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर, डिजीज कंडीशन एंड ड्रग कोल्ड एप्लीकेशंस। तो ये सब के सब पॉइंट जो इसमें आपको जो है राइट करने हैं। और इसमें आप क्या करना है, कुछ इसमें मामलों में ऐसा होता है कि पल्स रेट कम होना जो है बेद जो है आपके हेल्थ के लिए भी संकेत हो सकता है इस चीज़ का। तो जैसे एथलीट या खेलने वाले जो लोग होते हैं उनकी जो नब्ज वो धीरे चलती है, क्योंकि उनका जो हार्ट होता है वो मजबूत और स्वस्थ होता है, क्योंकि उनमें जो ब्लड है ब्लड पंप करने के लिए अधिक मेहनत करनी नहीं पड़ती है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जो जो इसमें बताए गए हैं पॉइंट उसे आप जो है अच्छे से जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था जो रेस्पिरेशंस वाला था कि व्हाट डू यू मीन बाय द रेस्पिरेशंस, और उसके टाइप्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स रेस्पिरेशंस, उसके फैक्टर फैक्टिंग रेस्पिरेशंस क्या है। रेस्पिरेशंस का मतलब क्या होता है, हमें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा क्या होता है जरूरत होती है। जब हम सांस लेते हैं तो हवा में कई तरह की क्या होते हैं गैस भी हमारी बॉडी के अंदर जाती है, लेकिन उसमें सिर्फ ऑक्सीजन को हमारा जो है शरीर लेता है, लेकिन जो बाकी गैस को बाहर निकाल देता है जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और सांस को अंदर लेना और बाहर छोड़ने की पूरा जो प्रोसेस है वो रेस्पिरेशन द्वारा किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसके अगर हम डेफिनेशन के बारे में बात करें, इसमें क्या वायुमंडल में ऑक्सीजन हमारी बॉडी की कोशिकाओं में पहुंचकर क्या करता है, फूड का ऑक्सीकरण या क्या करते हैं जागरण करता है, और इसमें CO2 गैस निकलती है। ऐसे सभी भौतिक रासायनिक क्रियाओं में क्या करते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन सी होती है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशंस, इंटरनल रेस्पिरेशंस, ठीक है। इसमें क्या होता है जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इसमें कहते हैं रुधिर या बॉडी द्वारा वायु के बीच में O2 CO2 का क्या करता है, आदान प्रदान करता है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है इंटरनल रेस्पिरेशन, ये क्या करता है, रुधिर यानी कि या उत्कों या कोशिकाओं के बीच में O2 एंड CO2 का आदान प्रदान करता है। इसके बाद है सेलुलर रेस्पिरेशन आता है जो कोशिकाओं में ईंधन पदार्थों का ऑक्सीकरण या ऊर्जा का उत्पादन, ग्लूकोज को कोशिकाएं ईंधन भी कहते हैं, ठीक है। करेक्टरिस्टिक है जो आपको ये पूरा लिखना है। इसके बाद आता है फैक्टर फैक्टिंग ऑफ द रेस्पिरेशन। अगर मैं आपको ऐसे समझाने लगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, हमारे क्वेश्चंस के जो आंसर है वो भी रह जाएंगे, तो प्लीज़ आप इसे राइट डाउन जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद जो इसके आता है फैक्टर फैक्टिंग ऑफ द रेस्पिरेशन, एज ऑफ द पर्सन, इसमें क्या होता है एट बर्थ 30 to 40 पर मिनट, फर्स्ट ईयर 26 to 30 पर मिनट, सेकेंड ईयर 20 to 26 पर मिनट, एंड एडोल्सेंट 20 पर मिनट, एडल्ट 16 to 20 पर मिनट, एंड ओल्ड एज 10 to 20 पर मिनट। सेक्स, इसमें क्या होता है जो सेक्स होता है इसमें क्या होता है फीमेल टेंड टू हैव अ स्लाइटली रैपिड एंड रेस्पिरेशन देन मेल्स, ठीक है। इमोशंस एंड चेंज इन द एटमॉस्फेयर प्रेशर्स एंड एक्सरसाइज, चेंज इन द एक्सटर्नल टेम्परेचर्स एंड ingestions of the food and digestions and disease condition, blood loss and brain injury, drugs, क्लियर। ये पॉइंट सभी के सभी आपको इसमें जो है राइट डाउन जरूर करना है। इसमें जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक्सप्लेन नर्सिंग केयर पेशेंट विद रेस्पिरेशन डिफिकल्टी और डायस्फोन, ठीक है। ये इनके जो केयर कैसे करने हैं ये पूरा का पूरा इन्होंने बता रखा है। वेंटिलेशन ऑफ रूम, वेंटिलेशन ऑफ लंग्स एंड पोजिशन ऑफ पेशेंट एंड फिजियोलॉजिकल सपोर्ट एंड ऑक्सीजन इनहालेशंस, ब्रीथिंग एंड कफिंग एक्सरसाइज एंड पोस्टर ड्रेनेज एंड स्टीम इनहालेशन, न्यूट्रिशन, कैसे कैसे करना है वो सारा जो इसमें आपको पॉइंट बताए गए, कैसे कैसे जो है आपको ब्रीथिंग कफिंग एक्सरसाइज करना है, लंग्स के जो आपको उसमें प्रॉब्लम ना आए जिससे आपको जो है बेनिफिट मिले, ठीक है। ये इनके पॉइंट से जो आपको कंप्लीटली करना है। इसके क्वेश्चन था राइट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ टेकिंग बॉडी टेम्परेचर बाय माउथ एंड रेक्टम्स।
इसमें हमारा आता है एडवांटेज क्या है इसमें, मोर करेक्ट टेम्परेचर कैन गेट बिकॉज ऑफ गुड एंड ब्लड। इसके बाद आता है सप्लाई अंडर द टंग, देर इज अ लेस चांस फॉर द एंड बल्ब कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद आउट पेशेंट एंड एयर। इसके बाद आता है एडवांटेज के जो पॉइंट्स है ये भी लिखने हैं, इसके जो डिसएडवांटेज के पॉइंट है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ये इसके डिसएडवांटेज है, डू नॉट जस्ट आफ्टर द हॉट एंड कोल्ड ड्रिंक एंड इट प्रोवाइड बैड टेस्ट एंड डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशंस। एंड इसके बाद आता है इट लीड्स टू क्रॉस इन्फेक्शन, ठीक है, चिल्ड्रन इन इनसेंसिबल पर्सन कैन बाइट द एंड थर्मोमीटर। ये सब पॉइंट आपको इसमें लिखना है। इसके बाद कॉन्ट्रेंडिकेशन के पॉइंट्स आते हैं वो भी आपको लिखना है। इसके बाद आता है टेम्परेचर बाय एक्सिलिया, ये भी आपको पॉइंट लिखना है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। क्लियर, ये आपको इसमें पेशेंट को आपको क्या करना है, डिस्कम्फर्ट जो है वो नहीं करना है। इसमें जो चिल्ड्रन होता है, अदर पेशेंट होता है, उसको क्या करना है, थर्मोमीटर जो माउथ होता है उसके अंदर आपको होल्ड करना है। आपको जो उसको क्या करना है, हॉट एंड कोल्ड जो ड्रिंक जो है पीना है उसको देना है। टेम्परेचर जो है ज्यादा नहीं होना चाहिए, इस चीज का भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। डिसएडवांटेज इट प्रोवाइड फॉल्स रीडिंग ऑफ एक्सिल इज मॉइस्ट, इसी चीजों का सब ध्यान रखना है आपको। इसके बाद टेम्परेचर बाय रेक्टम, ये भी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज है, ये भी आपको लिखना है। देन इसके बाद आता है ये जो पॉइंट फिनिश होता है एनीमा तक फिनिश हो जाता है। इस तक डिफाइंड ब्लड प्रेशर्स क्या होता है, इसके टाइप्स कितने होते हैं, बीपी के फैक्टर फैक्टिंग क्या होते हैं, ये इसकी डेफिनेशंस है, ये इसके टाइप्स हैं। देन इसके फैक्टर फैक्टिंग बीपी, एज, सेक्स, बॉडी बुलेट एंड इसके बाद आता है रेस, टाइम ऑफ द डे एंड एक्सरसाइज, पोस्चर, ठीक है। ये आपको पूरे पॉइंट इसमें लिखने हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जो डिफाइन करना है रिगर को और उसकी स्टेज रिगर की एक्सप्लेन करना है, उसकी केयर करना है, वो सब बताना है। ये डिफाइन रिगर, ये आपकी जो है इसमें डेफिनेशन लिखना है और इसके कॉजेज कैसे कैसे होते हैं, मलेरिया, एलर्जिक रिएक्शंस, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है, वायरल इन्फेक्शन होता है। ये क्या होता है, 3 स्टेजेस होते हैं, कौन कौन सी, फर्स्ट स्टेज और कोल्ड स्टेज होते हैं। नर्सिंग केयर कैसे कैसे करेगी, इसमें आपको जो है कवर करना है पेशेंट को, उसको ब्लैंकेट से प्रोवाइड एंड वार्मथ विद हॉट वाटर बैग। इसको क्या करना है आपको, पेशेंट को जो बैग है वाटर वाला वो थोड़ा सा हॉट होना चाहिए, वो देना चाहिए, और ड्रिंक जो है उसको गर्म देनी चाहिए, यानी कि पानी जो है जो प्रोटेक्ट करना है पेशेंट को अगर वो इधर उधर गिरता है। क्लियर। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है कि जो सेकंड स्टेज होती है वो हॉट स्टेज होती है, इसकी नर्सिंग केयर भी बतानी है आपको इसके अंदर, ठीक है। इसमें आपको उसके क्या करना है, वॉच करना है पल्स रेट को, उसका स्टार्ट कोल्ड एंड स्पॉन्जिंग, उसकी जो स्पॉन्जिंग है जब उसको टेम्परेचर अगर हाई हो जाता है 105 डिग्री जो है, उसको अगर फीवर हो जाता है फ़ारेनहाइट, तो आपको क्या करना है, स्पॉन्ज करना है उसको कोल्ड वाटर से। वॉच एवरी ईयर साइन एंड स्वेटिंग, आपको क्या करना है उसकी वॉच फॉर अर्ली साइन और स्वेटिंग। इसमें आपको क्या करना है, हर थोड़ी देर के बाद आपको क्या करना है उसके जो है साइन एंड सिम्टम जो चेक करने हैं, उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। थर्ड स्टेज में क्या होता है इसमें, इसके बाद आता है थर्ड स्टेज ऑफ स्वेटिंग स्टेज, ठीक है। इसमें क्या करना, आपको जो पेशेंट होता है उसका केयरफुली जो आपको पेशेंट को उसको देखना है अच्छे से, उसका जो क्लॉथ है उसको चेंज करना है। क्लियर। जो उस पेशेंट है उसको स्पॉन्ज करना है, ड्राई करना है साथ में, ये सब चीजें इसमें लिखनी है। उसका जो एवरी जो उसमें उसका जो टीपीआर होता है वो एवरी 15 मिनट के बाद चेक कर लेना चाहिए। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि डिफाइन यूरिन, यूरिन क्या होता है वो मैं बता भी चुकी हूँ आपको। राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मल यूरिन, एक्सप्लेन अबाउट यूरिन एनालिसिस। इसमें आपको क्या करना है, ये डेफिनेशन है इसकी, ठीक है, ये लिखना है। इसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मल यूरिन एंड कलर देखना, उसको वॉल्यूम, ओडोर एंड अपीयरेंस देखना है, और इसके बाद रिएक्शन देखना, स्पेसिफिक ग्रेविटी देखनी, केमिकल एग्जामिनेशन करना है इसमें, ठीक है। ये पूरा का पूरा आपको देखना है। फिल्टर यूरिन जो है स्पाइस में, इसके बाद फिल 2 and 3 ऑफ टेस्ट ट्यूब विल फिल्टर्ड यूरिन, ठीक है। ये आपको पूरे पूरे पॉइंट्स लिखने हैं। इसके बाद लिखना है आपको, ये पॉइंट यहां तक फिनिश होता है, उसके जो ए पॉइंट है वो यहां तक फिनिश होगा, ठीक है। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है ये भी लिखना है आपको, और फोर्थ पॉइंट भी लिखना है, और इसके बाद जो है डी लिखना है, और सी इसमें काफी सारे जो टेस्ट बताए गए वो सभी टेस्ट जो आपको इसमें राइट डाउन करने हैं। ये जो पॉइंट है यहाँ तक फिनिश होगा। इसके बाद जो टेस्ट फॉर एन एक्टोन ये भी आपको लिखना है, और इसके बाद आता है टेस्ट फॉर बाई सॉल्ट्स, ये भी लिखना है आपको। टेस्ट फॉर बाइल एंड पिगमेंट ये भी लिखना है। टेस्ट फॉर शुगर ये भी आपको करने, सारे टेस्ट है जो आपको करने हैं, और ये पूरा का पूरा मैं आपको बता देती हूँ, आपको यहाँ तक करना है। इसके बाद जो आगे आता है
इसको इसके बाद आपको बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशंस करना है। इसका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, पल्स सेल्स, एपिथेलियल सेल, बैक्टीरिया, ये सब आपको चेक करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक्सप्लेन द कलेक्शन ऑफ यूरिन स्पाइसमैन। ठीक है, इसमें मेथड ऑफ कलेक्शन सिंगल यूरिन स्पाइसमैन, मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग एंड मिड स्ट्रीम यूरिन फॉर कलेक्टिंग सेंसिटिविटी, ये भी आपको लिखना है। ये जो पॉइंट है यहाँ तक फिनिश होता है। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है, और ये जो पॉइंट है मेथड ऑफ कलेक्टिंग 24 आवर्स यूरिन स्पाइसमैन, ये भी आपको लिखना है। देन इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है डिफाइन स्टरलाइजेशन, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। ये मेथड है बॉइलिंग करना है, एडवांटेज का डिसएडवांटेज लिखना है, कोल्ड स्टरलाइजेशन एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखना है। अगर आप बॉइलिंग करेंगे तो भी आपको एडवांटेज डिसएडवांटेज, एंड अगर आप कोल्ड स्टरलाइजेशन करते हैं तो भी आपको एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज लिखना है। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है फ्यूमिगेशन ऑफ गैस स्टरलाइजेशन, इसमें है अल्ट्रावायलेट लाइट स्टरलाइजेशन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। इसके बाद आता है नेक्स्ट जो आता है, इसके बाद आता है ड्राई हीट स्टरलाइजेशन और हॉट एयर स्टरलाइजेशन, इसमें एडवांटेज स्ट्रीम अंडर प्रेशर और ऑटोक्लेविंग, ये भी आपको लिखना है। देन इसके बाद आता है ये जो फिनिश होता है एडवांटेज तक फिनिश हो जाता है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट इस डिफाइन बैरियर्स नर्सिंग, एंड इसके बाद आता है राइट द प्रिवेंशन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, इसकी डेफिनेशन लिखनी है। इसके बाद आपको जो प्रिवेंशन है, रेस्पिरेटरी आइसोलेशन है, ये आपको पॉइंट इसमें लिखने हैं। इसके बाद आता है एंट्रिक एंड आइसोलेशन, इसके बाद आता है वाउंड एंड स्किन आइसोलेशन, ये आपको कंप्लीट पॉइंट्स लिखने हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है कि इसमें जो ब्लड आइसोलेशन है वो लिखना है, ये यहाँ तक इन्फेक्शन तक खत्म होता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द पॉइंट टू बी कंसीडर्ड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ क्रॉस इन्फेक्शन इन द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के अंदर जो इतने इन्फेक्शन फैलते हैं उसे कैसे रोका जाएगा, ये सारे पॉइंट आपको लिखने हैं। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, ये सभी पॉइंट जो है वेस्ट तक फिनिश होगा। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन हमारा ये था कि व्हाट आर द कंफर्ट डिवाइस का है डेफिनेशन। इसके बाद बैक रेस्ट एंड कैनी रेस्ट, फॉर फुट रेस्ट, इसका बेड कार्डल एंड बेड ब्लॉक्स, इसके बाद आता है सैंड बैग, एयर कुशंस, इसके बाद आता है रबर एंड कॉटन रिंग्स, एयर एंड वाटर मैटर्स। ठीक है, इसके ये जो पॉइंट है आपको यहाँ तक लिखना है। इसके जो आंसर यहाँ तक फिनिश होता है, और जितने भी क्वेश्चन थे लॉन्ग क्वेश्चन के, मैंने आपको जो आंसर बताए हैं, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एंड थैंक यू सो मच।